पशुपालक भाइयों और बहनों, आज के हमारे इस वीडियो का विषय है सहजन चारा फसल। सहजन एक बहुउद्देशीय वृक्ष है जो मनुष्य द्वारा सदियों से खाद्य में तथा औषधि गुणधर्मों की वजह से उपयोग में लाया जा रहा है। आपने देखा होगा कई घरों में सहजन का पेड़ लगाया जाता है और इसकी सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है। इस पेड़ को चमत्कारी पेड़ भी कहा जाता है क्योंकि सहजन मनुष्य में होने वाले लगभग 300 से अधिक रोगों में उपयोगी है। इस पेड़ को भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि हिंदी में इसे सहजन कहते हैं, फिर मूंगा कहते हैं, सेंजन कहते हैं, फिर साउथ इंडिया में इसे मुरग्गक्कई, मुन्नक्काया, नुग्गेकाई, फिर इंग्लिश में इसे ड्रमस्टिक और हॉर्स रेडिश ट्री, इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम जो है वो है मोरिंगा ओलिफेरा। जिस प्रकार से मनुष्य इस वृक्ष का उपयोग खाने के लिए करता है, उसी प्रकार से इसका उपयोग हम चारा फसल के रूप में पशुओं के लिए कर सकते हैं। सहजन बाकी चारा फसलों की तरह ही बहुकट है और बहुत अधिक उपज देने वाली फसल है। सहजन बहुत तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है। इसकी जड़ें जो है वो बहुत गहरी होती है और सूखे की स्थिति को सहने की ताकत इस वृक्ष में बहुत अच्छी है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो हम ये बताना चाहेंगे कि सहजन वृक्ष की पत्तियां है, फिर तना है, फिर फूल है, बीज है, ये जितने भी चीज़ें हैं ना, सब चीज़ें खाने योग्य है और पशु स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ये चारा फसल अत्यधिक स्वादिष्ट तथा पौष्टिक होने की वजह से पशु इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। पशु बहुत चाव से इसे खाते हैं। भविष्य में आने वाले समय में सहजन सबसे महत्वपूर्ण चारा फसल के रूप में देखा जाएगा, जो कि पशुओं के लिए साल भर उपलब्ध हो सकता है। सहजन की 14 प्रजातियां हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है मोरिंगा ओलिफेरा और मोरिंगा स्टेनोप्टेला। सहजन एक 12 मासी पेड़ है और इसकी ऊंचाई मध्यम होती है, लगभग 5 मीटर, और ये ज्यादातर 10 मीटर तक बढ़ सकता है। इसे पीले, सफेद, क्रिमिश रंग के फूल आते हैं। पत्तियों का रंग हरा है। इनके बीजों का आकार गोल या त्रिकोणीय होता है और इन बीजों का रंग भूरा होता है। पशुओं के लिए ये चारा फसल बहुत ही गुणकारी साबित हुई है। तो चलिए एक बार इस चारा फसल के पोषक तत्वों पर नजर डालते हैं। दुधारू पशुओं के लिए जैसे गाय और बकरी के लिए मोरिंगा प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। मोरिंगा की पत्तियों में 20% से ज्यादा, मतलब लगभग 26 से 29% प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन की गुणवत्ता उच्च स्तर की होती है। इसमें से लगभग 92% प्रोटीन पाचन योग्य होता है। पशुओं में हम प्रोटीन के लिए कपास खल, मूंगफली की खल और तिल की खल का उपयोग करते हैं, पर सहजन की पत्तियों में इनसे भी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सहजन की पत्तियों में लिपिड की मात्रा भी 8 से 9% है, जिसमें 65% ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इस चारे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम और पोटेशियम भी विपुल मात्रा में है और कैल्शियम, आयरन भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन और खनिज के साथ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई भी होते हैं और सल्फर युक्त एमिनो एसिड जैसे कि सिस्टीन और मिथ्योनिन भी पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई भी एंटी न्यूट्रिशनल घटक नहीं है। टैनिन होता है पर बहुत ही कम मात्रा में, जैसे कि 1 किलो के पीछे आएगा 1 से 20 ग्राम। एंटी न्यूट्रिशनल मतलब कि पोषण विरोधी, ऐसे घटक जो पोषण विरोधी काम करते हैं, जो पोषण पर विपरीत परिणाम डालते हैं। इसी के साथ साथ सहजन की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट तथा कुछ महत्वपूर्ण फंगस के विरुद्ध जीवाणुरोधक गुणधर्म भी पाए जाते हैं। सहजन के पौष्टिक गुणों की अगर तुलना करें तो एकदम आसान शब्दों में हम बताना चाहेंगे कि सहजन में विटामिन सी संतरे से 7 गुना ज्यादा है, विटामिन ए गाजर से 4 गुना ज्यादा है, प्रोटीन दही से 3 गुना ज्यादा है, लोह की मात्रा पालक से 3 गुना ज्यादा है और कैल्शियम दूध से 4 गुना ज्यादा है। पोटेशियम केले से 3 गुना ज्यादा है। सहजन के चारे का उपयोग आप गाय, भैंस, फिर बकरी, भेड़, सुअर और खरगोश आदि पशुओं के लिए कर सकते हैं।
पोल्ट्री में भी आप सहजन का चारा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सहजन के चारा फसल को गाय और भैंस में कैसे देना है। तो सहजन का जो हरा चारा है उसे काट लेना है। इसकी साइज़ जो है वो होनी चाहिए 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर जनरली हम बड़े दुधारू पशुओं में क्या करते हैं, दिन भर में 25 से 30 किलो हरा चारा देते हैं और 5 से 6 किलो हम सूखा चारा देते हैं। तो इन 25 से 30 किलो का जो हरा चारा दे रहे हैं उसमें से लगभग 15 से 20 किलो आप सहजन का चारा दे सकते हैं और बाकी जो है 10 किलो वो आप दूसरा हरा चारा दीजिए। मतलब दूसरे हरे चारे के साथ आपको सहजन का चारा उपयोग में लाना है और सूखा चारा तो आप दे ही रहे हैं। सहजन के पत्तों का जो है उसका पाउडर बना सकते हैं आप, या फिर फीड पैलेट बनाकर उसे भी खिला सकते हैं। तो पाउडर कैसे बनाना है, क्या करना है, सहजन की जो पत्तियां हैं इनको पहले 1 इंच के साइज में हमें काट लेना है। फिर सहजन के पत्तों को शेड में हमें 7 से 8 घंटे सुखाना है। आप चाहे तो इसे सूरज की रोशनी में भी सुखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चारे को अगर आप शेड में सुखाएंगे तो 3-4 दिन आपको लग जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि 3-4 दिन हम शेड में रखेंगे तो मॉइस्चर वगैरह लगेगा और फिर फफूंद यहाँ पर डेवलप, मतलब कि फंगस लगेगा। तो ऐसा नहीं होगा। सहजन के चारे में एंटी फंगल गुण होते हैं, इसकी वजह से इसे फफूंद नहीं लगेगा। तो पाउडर बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो सूखी हुई पत्तियां हैं इन्हें एक पॉलीथीन में कसकर बांध लेना है और उसके बाद में इसे पॉलीथीन में इकट्ठा पैक करने के बाद फिर इन सूखी हुई पत्तियों का मिक्सचर हमें मिक्सर में बनाकर मतलब पीस लेना है। और वो जो पाउडर है, इस पाउडर का उपयोग आप खाद्य के रूप में पशुओं के लिए कर सकते हैं। बाकी पशु जो है जैसे कि बकरी है, भेड़ है या फिर पोल्ट्री है, सुअर है, तो इनमें आप सहजन चारा फसल जो है वो हरे चारे के रूप में, मतलब कि हरी पत्तियां भी आप खिला सकते हैं या फिर इनका पाउडर बनाकर या पैलेटेड फीड के रूप में भी आप खिला सकते हैं। सहजन की पत्तियां तथा इसका जो चारा है वो पशुओं को खिलाने के बहुत सारे फायदे हैं। पशुओं तथा पोल्ट्री का शारीरिक विकास जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। सहजन पत्तियों के उपयोग से पशुओं के आंतों में, इंटेस्टाइन में अच्छे जीवाणु बढ़ते हैं और खराब जीवाणु कम हो जाते हैं और इसी प्रकार से इसी कारणवश इनकी जो पोषण क्रिया है वो बेहतर हो जाती है। इस बेहतर पोषण प्रक्रिया का असर गाय और भैंस, फिर बकरी और भेड़ के दूध उत्पादन पर होता है। सहजन का चारे के रूप में उपयोग करने के बाद दूध की मात्रा तो बढ़ती ही है, दूध की मात्रा तो बढ़ रही है, पर उसी के साथ साथ दूध की गुणवत्ता भी बेहतर हुई दिखाई दी है। एंटीबायोटिक अवशेष रहित उच्च गुणवत्ता वाले चिकन और मटन का उत्पादन हम कर सकते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो कि मथुरा में स्थित है, वहाँ पर एक संशोधन के दौरान ऐसा देखा गया कि जिन बकरियों को 1.5 से 2 किलो सहजन का पैलेटेड फीड दिया गया, उनमें लगभग इस पैलेटेड फीड की वजह से 30 किलो तक का वजन साल भर में प्राप्त हुआ है। और बकरियों ने मतलब इन पैलेटेड फीड को या फिर हरी पत्तियों को बहुत ही चाव से खाया है। उसी के साथ हम एक दूसरे संशोधन के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। सहजन के पत्तियों का जो पाउडर है उसका उपयोग जब पोल्ट्री में किया गया तो इनका एक प्रोडक्शन तो बढ़ा ही है, पर उसी के साथ साथ इस अंडे की गुणवत्ता भी बढ़ी है। इस पाउडर को 15% के ऊपर नहीं उपयोग में लाना है। जनरली पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इसे 5 से 7% तक उपयोग में लाकर फीड पर होने वाला जो खर्चा है उसे बचाने का प्रयास करते हैं। भारत में कुछ वेजिटेबल वैरायटी मनुष्य सेवन के लिए अच्छी साबित हुई है, जैसे कि KM1, धनराज, KDM1, PKM1 और PKM2। इन वैरायटीज में PKM1 और PKM2 भाग्य और मैसूरी लोकल पशु चारा फसल के रूप में बहुत ही अच्छी साबित हुई है। इनमें सबसे बेस्ट गुणवत्ता है PKM1 की। PKM1 वैरायटी का अंकुरन दर बहुत अच्छा है और बहुत ही उपजाऊ वैरायटी मानी जाती है। ये वैरायटी तमिलनाडु एग्रीकल्चर कॉलेज कोयम्बटूर द्वारा विकसित की है। कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम हम बताना चाहेंगे जहां सहजन फसल की उत्तम गुणवत्ता वाले बीज आपको मिल सकते हैं। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बंगलुरु कर्नाटका, कृषि विज्ञान केंद्र पाली मारवाड़ राजस्थान। अगर ये किस्म अवेलेबल नहीं है, मतलब ये वैरायटी अगर आपको नहीं मिलती है,
तो आप क्या कर सकते हैं, मोरिंगा की स्थानीय रूप से जो भी अनुकूल वैरायटी है उसका उपयोग आप कीजिए, आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इस फसल की बुआई आप 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो बुआई के लिए आप बीज का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है आप स्टेम मतलब कि तना का उपयोग भी कर सकते हैं। और तीसरा है नर्सरी के पौधों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। अगर पशुपालकों को सहजन पशु चारा फसल के फार्मिंग को सक्सेसफुल करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो बीज उपयोग में लाने वाले हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है। इन बीजों को बुआई पूर्व आपको 10 से 12 घंटों के लिए भिगो के रखना है। बुआई पूर्व हमें इसे फंगसनाशी दवाई लगानी पड़ेगी। तो कौन सी है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा विरिडे है या फिर कार्बेंडाजिम है। ये दवाई प्रति किलो बीज के लिए हमें 5 से 10 ग्राम लगानी पड़ेगी। ये फंगसनाशी अंकुरन की क्रिया को बढ़ाता है और तथा पेड़ को आगे चलकर फंगस फुफुद लगने से बचाता है। ज़्यादा पुरानी बीजों का उपयोग आपको नहीं करना है। फसल कटाई होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ है ऐसे बीजों का उपयोग आप बुआई के लिए करें। फसल कटाई के बाद अगर ज़्यादा समय हुआ है तो ऐसी बीजों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, अगर बीज उपलब्ध नहीं है तो फिर आप तनों का उपयोग भी कर सकते हैं। 1 साल से पुरानी शाखाओं के तनों का उपयोग करना अच्छा रहेगा। इन तनों की लंबाई 45 से 150 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास होता है, जो इसकी जाड़ी होती है, वो 4 से 16 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इन तनों को शेड में पहले आपको 3 दिन सुखा लेना है और उसके बाद फिर इन्हें बोना पड़ेगा। पहले सुखा लीजिए 3 दिन के लिए। और बोते समय क्या करना है, हमें इसका जो 1/3 भाग है वो हमें मिट्टी में रखना है, बाकी भाग ऊपर रहेगा। एक बात पर हमें गौर करना पड़ेगा कि बीज का उपयोग करना ही सबसे फायदे की चीज़ है, क्योंकि तने का उपयोग करने के बाद जो फसल आती है ना, उसकी जड़ें जो है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती। इसी वजह से वो भौतिक तापमान के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। मतलब थोड़ा सा तापमान में बदल आ जाए तो ये संवेदनशील हो जाती है, इनका उत्पादन कम हो सकता है। और तनों से जो हम फसल तैयार करेंगे उस फसल को परोपजीवी कीटकों का धोखा भी बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो कि आप नर्सरी के पौधों का उपयोग भी कर सकते हैं। इन पौधों का विकास पर बहुत धीमी गति से होता है। अगर आप नर्सरी से पौधा खरीदना चाहते हैं तो कम से कम 1 महीने आयु का ही खरीदें और इनकी ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। पर फाइनली तो हम आपको रिकमेंडेशन हर बार बीज का ही करेंगे, और वो भी आप जो एस्टैब्लिश प्लेसेस हैं जो कि हमने वीडियो में बताए हुए हैं, वहाँ से ही आप बीज खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। और बीज का उपयोग करना बेहतर है, पर अगर आपको बीज नहीं मिलता है तो फिर सेकंड ऑप्शन में आप तनों का या फिर नर्सरी के पौधों का उपयोग कर सकते हैं। सहजन चारा फसल के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस वातावरणीय तापमान सबसे अच्छा रहेगा। वैसे सहजन चारा फसल 45 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकती है। जिस एरिया में वर्षा की मात्रा 250 से 1500 मिलीमीटर है, ऐसे एरिया में ये फसल बहुत अच्छे से विकसित होती है। इस फसल के लिए कम से कम 250 मिलीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 300 मिलीमीटर वर्षा जो है वो योग्य होती है। इस फसल की बुआई आपको बारिश के मौसम में करना योग्य रहेगा, मतलब जैसे कि जून और जुलाई के महीने में। एक बात का ध्यान हमें रखना है, बारिश के मौसम में या कभी भी सहजन की जो फसल है वो हमें ऐसे जगह पे ये पेड़ को नहीं लगाना है जहाँ पर पानी जमा हो रहा है, क्योंकि पानी अगर एक जगह पर जमा होता है तो इसके कारण जो नमी होने की वजह से ये बीजों को खत्म कर देती है। अगर सिंचाई की सुविधा है तो फिर आप तो इसे साल भर में कभी भी लगा सकते हैं। सहजन के वृक्ष को लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। जैसे कि सहजन के लिए काली लैटराइट मतलब कि लाल मिट्टी, या फिर इसे रेतीली मिट्टी में या फिर चिकनी बलुई मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। सहजन की फसल को कभी भी आपको ऐसी जगह पर नहीं लगाना है जहाँ पर वाटर ड्रेनेज मतलब कि जल निकास अच्छा नहीं है, क्योंकि एक जगह पर अगर पानी जमा हो जाएगा तो फिर ये फसल को पूरी तरीके से उस पौधे को मतलब खत्म ही कर देगा। सहजन की फसल के लिए जो मृदा की पीएच है वो 6.5 से 8 अच्छी है, तो इसीलिए आप अगर पहले माटी का परीक्षण करवा लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है।
सहजन एक बारहमासी फसल होने के कारण जुताई आपको गहरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसके मतलब जो जड़ें हैं ना, वो मिट्टी में जड़ों का पेनिट्रेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो खेती की हमें 2 से 3 बार अच्छे से जुताई करनी होगी। तो सबसे पहले जो जुताई हम करेंगे उससे मिट्टी में जो बड़े बड़े ढेले हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या होता है कि मिट्टी के बड़े बड़े ढेले जब टूट जाएंगे या फिर जो भी कुछ खरपतवार है उसके अवशेष भी अगर नहीं रहेंगे तो जड़ों का अच्छा पेनिट्रेशन मिल जाएगा। और भूमि की तैयारी के लिए पहली जुताई जो है वो हमें डिस्क या फिर रिवर्सिबल एमबी हल का उपयोग करके ही करना है। फिर आगे की जो 2-3 जो जुताई है वो उसके लिए आप फिर देसी हल या फिर कल्टीवेटर का उपयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद आवश्यकता के अनुसार आपको जो क्यारियाँ है वो तैयार करनी। बुआई के समय बीजों में पर्याप्त नमी की मात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्रुशियल है, क्योंकि अगर नमी अच्छी रही तो फिर इसका उपयोग जल्दी अंकुरन के लिए हो जाता है। बीज को हल के पीछे या बीज ड्रिल की मदद से बोया जाना चाहिए। 1 हेक्टर खेती के क्षेत्र में लगभग 100 किलो बीज लगेंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर गोट्स मथुरा की तरफ से ऐसी सिफारिश दी गई है कि अगर आप सहजन चारा फसल के लिए लगाना चाहते हैं तो 2 पंक्तियों के बीच में 30 सेंटीमीटर का अंतर रखें और पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें और बीज मिट्टी में 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा बोइए। इस हिसाब से 1 हेक्टर एरिया में 1.11 लाख पेड़ लगेंगे। बुआई होने के बाद बीज के ऊपर मिट्टी ढकी होनी चाहिए। बुआई होने के बाद भी पेंडिमेथ्रालीन 1.25 लीटर प्रति हेक्टर के लिए उपयोग करें ताकि खरपतवार मतलब कि घास को बढ़ने से रोका जा सके। हर 25 से 30 दिनों में जांच करते रहें और घास को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। सहजन चारा फसल की उपज अगर आपको अच्छी चाहिए तो फिर आपको साल भर इस चारा फसल के लिए सिंचाई की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवानी होगी। सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। फसल उपज के लिए पहली सिंचाई आपको इमीडिएटली बुआई के बाद देनी है। मतलब जैसे आप बुआई करते हैं उसके बाद आप सिंचाई करवा दीजिए, और दूसरी सिंचाई हमें 1 हफ्ते के बाद करना है ताकि बीजों का अंकुरन जो है वो अच्छे से हो सके। और बाकी फिर आगे की जो भी सिंचाइयाँ होगी वो आपको आवश्यकता अनुसार करनी होगी। मतलब आपके एरिया में भौतिक वातावरण कैसा है, जैसे कि अगर आपके एरिया में भौतिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो यहाँ पर आप 30-40 दिनों के बाद भी सिंचाई करवा सकते हैं, और जहाँ पर भौतिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो वहाँ पर फिर आपको जल्दी करनी पड़ेगी। मतलब कि 15 से 20 दिन के बाद ही आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। ड्रिप इरिगेशन इस फसल के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इससे पानी की भी बचत होगी और फसल की उपज अच्छी मिलती है। इस फसल की बुआई के 2 हफ्ते पहले 10 टन गोबर खाद या फिर 3 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टर के लिए आपको उपयोग करना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये वर्मी कंपोस्ट और जो गोबर खाद है ये इसके लिए पोषक तत्व के रूप में काम करेगा। सहजन की फसल में अगर आप देखेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। इस फसल को कोई विशिष्ट रोग या फिर किसी विशिष्ट परोपजीवी से वैसे तो कोई धोखा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का कभी हमने हमारे यहाँ पे जो पशुपालक सहजन का पेड़ उगाते हैं उनके यहाँ पे तो हमने नहीं देखा है। फिर भी कभी कभी इस फसल को गर्मी के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में होने वाले परोपजीवी कीटकों से मतलब धोखा हो सकता है, तो हमें इन कीटकों से बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फसल पर जैव कीटनाशक का आप उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि नीम पाउडर के बहुत सारे प्रिपरेशंस आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो अगर आप उपयोग में लाएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे हम पोषक तत्व के रूप में एनपीके का उपयोग भी कर सकते हैं। एनपीके का मतलब क्या है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये है। तो इनकी मात्रा हमें कितनी देनी है ये आपकी मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसीलिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप अगर आपके मृदा की, मिट्टी की जांच करवा कर उसकी गुणवत्ता पता कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप जांच करवा लीजिए। वैसे हम इसे प्रति हेक्टर 100 ग्राम की मात्रा में देते हैं। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों को हम प्रति हेक्टर में 100 ग्राम की मात्रा में देते हैं। तो हमें ये इसका जो है हमें 300 ग्राम का एक मिक्सचर बनवा लेना है, और इस 300 ग्राम के मिक्सचर में से 100 ग्राम, 100 ग्राम और 100 ग्राम ऐसे साल में 3 बार हमें इस फसल को देना पड़ेगा। इस
इस फसल में बीजों की बुआई में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसीलिए खरपतवार को बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। पर बुआई के बाद प्रारंभिक समय में अगर आपको ये समस्या दिखाई देती है तो आप हाथ से भी इसे निकालने की कोशिश करें। इसके लिए खरपतवार नाशी कुछ दवाई उपयोग करना करना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप बुआई के बाद पेंडीमेथ्रालीन ये कैसे यूज़ में लाना है, हमें 1.25 लीटर लेना है हमें 1 हेक्टर के लिए, प्रति हेक्टर 1.25 लीटर। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो खरपतवार घास को बढ़ने से रोका जा सकता है। सहजन फसल की पहली कटाई फसल बोने के 85 से 90 दिन पर करना चाहिए। अगर 85 से 90 दिन के पहले फसल काट दी जाए तो इसका स्टेम कि तना कमजोर और पतला रहेगा। आगे चलकर अच्छी उपज नहीं आती है तथा फसल मरने की संभावना भी होती है। फसल काटते समय 30 सेंटीमीटर के ऊपर ही काटे ताकि फसल का विकास आगे की कटाई के लिए अच्छा हो और अच्छी चारा उपज मिल सके। इसके बाद आने वाली कटाई 60 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। साल भर में इस फसल की 6 से 8 कटाइयां हमें मिल सकती हैं। एक बार इस फसल को बो दिया जाए तो उसके बाद इसकी उपज हम आगे के 8 से 10 साल तक ले सकते हैं। रिसर्च के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस फसल का आर्थिक उपयोगिता काल 8 साल का है। मोरिंगा के हरे चारे की औसत उपज 25 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त होती है। जितनी कटाइयां बढ़ेगी उतना उत्पादन भी बढ़ेगा। कटाइयां कितनी हो सकती है ये वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे कि दक्षिण भारत के वातावरण में 7 से 8 कटाइयां हो सकती हैं और उत्तर भारत में लगभग 5 से 6। उसी के साथ आप फसल व्यवस्थापन कैसे करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। हर कटाई के बाद फसल को 30 किलो नाइट्रोजन खाद प्रति हेक्टेयर दीजिए और इसके साथ साथ इरिगेशन की व्यवस्था रही तो चारा उपज उत्तम मिलेगा। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। हम हर हफ्ते सोमवार रात 8 बजे आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और आपके पशु स्वस्थ रहे। आपका दिन शुभ हो।